Hello everyone and welcomes you in another session of our class. पिछले क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था, जिसमें प्लांट में रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देख लिया था, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है, मेल और फीमेल पार्ट के स्ट्रक्चर को जान लिया था, साथ ही फर्टिलाइजेशन को भी जान लिया था हम लोगों ने। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है। सारा कुछ पहले से मैंने तैयार कर लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको एक एक बात को अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा एडोलसेंस, एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर करके है, उसको आपने पढ़ा होगा। उसमें हम लोगों ने जाना कि कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी की एक एज होती है। बच्चों का जन्म होता है तो ये तो पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, ये तो हम लोग पता लगा लेते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स को देख करके। लेकिन वो सेक्स ऑर्गन्स एक खास एज में जा करके फंक्शनल होते हैं और वो एज कहलाती है एज ऑफ प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी पे जाते हैं, ये प्यूबर्टी का जो एज है लड़कियों में, फीमेल्स में ये 10 से 14 साल के बीच में आता है, जबकि मेल की बॉडी में ये 13 से 14 साल के बीच में आता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में। फिर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें अपने शरीर के अंदर में, बनावट में, आवाज में, फेशियल हेयर में, हेयर पैटर्न्स में, तो कई तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वो परिवर्तन होते हैं। तो जब प्यूबर्टी की एज होती है तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे बिकम फंक्शनल। तो सेक्स ऑर्गन जब फंक्शनल हो जाते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके के होते हैं, उनके आकार प्रकार किस तरीके के हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं हर एक पार्ट के, इन सबको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग साथ में हैं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है आपके सामने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरे को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में 2 हिस्सों में हमने पूरे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला जो सबसे प्रमुख भाग होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस यहाँ पे है, आप देख रहे हैं टेस्टिस कैसे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट भी कर सकते हैं। एकदम कंप्लीट नोट्स है, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेस्टिस कैसे होते हैं? टेस्टिस आर 1 पेयर, एक पेयर में होते हैं, एंड दिस आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस जो है ये प्राइमरी और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जन्म के साथ ही टेस्टिस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लेकिन टेस्टिस के जो फंक्शंस हैं वो किस एज में शुरू होते हैं? प्यूबर्टी के एज में शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिस की बात हो रही है। तो टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, ओवल शेप होते हैं, दीज आर ओवल इन शेप, जैसा देख भी रहे होंगे डायग्राम में आप लोग। तो ओवल शेप के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन ए स्किन पाउच। एक स्किन पाउच में पाए जाते हैं जिसको कहते हैं स्क्रोटल सैक। इनकी जो पोजीशन होती है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन होती है। ये हमारा एब्डोमिनल रीजन कहलाता है और एब्डोमेन के बाहर की तरफ होते हैं, यानी शरीर के बाहर होते हैं, तो उस पोजीशन को कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। टेस्टिस का काम होता है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं मेल की बॉडी में प्यूबर्टी के समय पे, वो सारे के सारे परिवर्तन के लिए, सेकेंडरी चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स में बनते हैं। टेस्टिस के अंदर में इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। ये जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स का जो बनना होता है वो कहाँ होता है? वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या उनको लेडिंग सेल्स में कहते हैं, वो क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द टेस्टोस्टेरोन व्हिच ब्रिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस इन द मेल बॉडी। तो मेल के शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस इन्हीं की वजह से आते हैं। स्क्रोटल सैक,
स्क्रॉटल सैक एक तरीके से थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। थर्मो रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? जो तापमान को नियंत्रित रखता है। तो स्क्रॉटल सैक इज द स्ट्रक्चर विदिन विच द टेस्टिस इज प्रेजेंट। स्क्रॉटल सैक कीप्स द टेस्टिकुलर टेम्परेचर। टेस्टिकुलर टेम्परेचर यानी टेस्टिस के टेम्परेचर को इट कीप द 2 to 3 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन वो स्पर्म्स जो है वो मर सकते हैं ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो ये टेस्टिस का टेम्परेचर कितना रखता है? 2 से 3 डिग्री तक कम रखता है, लोअर टेम्परेचर रखता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। टेस्टिस का मेन काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना और साथ ही साथ स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस स्पेलिंग थोड़ी वहां पे देख लेंगे, EPIDIDYMIS एपिडिडाइमिस है, थोड़ा स्पेलिंग गलत है। तो एपिडिडाइमिस कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द टेस्टिस। ये टेस्टिस से इस तरीके से लगे होते हैं ऑन देयर लेटरल साइड। ये लेटरल साइड पे साइड की तरफ में फ्लैटेंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि जो स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं उन स्पर्म्स को ये स्टोर करके रखते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मेक्स द स्पर्म फंक्शनली मैच्योर। ये स्पर्म जब इसके अंदर में आ करके स्टोर होते हैं तो ये उनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, उनको पोषण देता है और साथ साथ में उनको फंक्शनली मैच्योर करता है, उनको फंक्शनली मैच्योर कर देता है, यानी उनको काम करने के योग्य बना देता है। यही पे आप देखेंगे कि एपिडिडाइमिस के बेस से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला हुआ है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। इसको वासा डिफरेंस या स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो स्पर्म डक्ट होता है ये भी एक लंबा सा, इट इज आल्सो एन elongated tubular structure. It is arises from the base of the epididymis और यहां से निकल करके ये कहां जाकर मिलता है? यूरेथ्रा में मिलता है। इसका काम क्या होता है? It is help to conduct the sperms from epididymis to the urethra. epididymis से ये sperms को लेकर के कहां पहुंचा देता है? यूरेथ्रा में पहुंचा देता है बाय द पेरिस्टाल्सिस। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पहले भी जानते हैं कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है और उसी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में ये स्पर्म्स को कंडक्ट करके कहां पहुंचा दिया? यूरेथ्रा में पहुंचा दिया। तो 3 पार्ट हो गए हमारे, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया और वासा डिफरेंस हो गया। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां से निकला होता है? यूरेथ्रा इज अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकला होता है। इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये भी एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज पासेस थ्रू ए मस्कुलर ऑर्गन नोन एज द पेनिस। पेनिस से होकर के ये गुजरता है। पेनिस क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर पॉपुलेटरी ऑर्गन है और उसी से होकर के यूरेथ्रा जो है ये पास किया जाता है। यूरेथ्रा को हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम याद रखेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरेथ्रा ही वो ऑर्गन है जो यूरिन को शरीर के बाहर निकालता है और साथ ही साथ स्पर्म को भी शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। तो स्पर्म भी बाहर निकलेगा और यूरिन भी बाहर निकलेगा। तो जेनेटिकल प्रोसेस में भी काम में आता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के भी काम में आता है और यूरिन को बाहर निकालने के भी काम में आता है। इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला जो पार्ट है वो है पेनिस। तो पेनिस क्या होता है? इट इज ए लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के समय पे पेनिस के थ्रू ही स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है तो ये अपने से फैलोस उड़ सकता है। इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड इट इज रिक्वायर्ड, जैसे जरूरत होता है। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हो गया। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में पूरे अच्छे तरीके से। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो मुझसे पूछ लेंगे। आई होप कि सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे कोई चीज नहीं है जो नहीं दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है। उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें बच जाते हैं दूसरा पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड है।
सेमिनल वेसिकल, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे है और कॉपर ग्लैंड ये तीनों का काम होता है। ये तीनों अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज करते हैं। जैसे सेमिनल वेसिकल, ये एक फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसका नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर होता है। एल्केलाइन नेचर के होते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसका नेचर एल्केलाइन होता है। कॉपर्स ग्लैंड एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो कि यूरेथ्रा के अंदर में यूरिक एसिड होता है। तो उस यूरिक एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए इनके पास में एल्केलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ ये एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिससे पेनिस जो होता है उसको लुब्रिकेशन मिले ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, चिकनाहट के लिए। तो इन तीनों का काम है कि एक एल्केलाइन फ्लूइड और लुब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रीट करते हैं। ये लुब्रिकेटिंग मटेरियल और जो भी एल्केलाइन फ्लूइड है जब वो स्पर्म के साथ में मिलता है तो क्या बन जाता है, सीमेन बना देते हैं। क्या बना देते हैं उसको, सीमेन बना देते हैं। द secretions of all these glands, seminal vesicle, prostate gland and Copper's gland along with the sperm, they form semen। क्योंकि यहां से जो स्पर्म गया वो जाकर के यूरेथ्रा में मिल रहा है और इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन भी कहां मिल रहा है, यूरेथ्रा में मिल रहा है। तो एक तो स्पर्म को एक मीडियम मिल गया, आगे बढ़ने का एक मीडियम मिल गया इनके सिक्रीशंस की वजह से, और उस सिक्रीशंस में इनको न्यूट्रिशन भी मिलता है और ये आसानी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर भी हो जाते हैं। अब इनका जो एल्केलाइन नेचर है वो इनको खत्म होने से भी बचाता है, दे प्रिवेंट फ्रॉम द डाइंग आउट। जब ये फीमेल की बॉडी में जाते हैं तो वहां का मीडियम एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक मीडियम से ये एल्केलाइन फ्लूइड जो है वो स्पर्म की रक्षा भी करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो स्पर्म भी बचे रहते हैं और इजिली लुब्रिकेशन की वजह से, लुब्रिकेटिंग मटेरियल होने की वजह से, चिकनाई वाले सब्सटेंसेस होने की वजह से वो फीमेल की बॉडी में आसानी से आगे की तरफ भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहीं पे है, टेस्टिस है, एपिडाइडमिस है। टेस्टिस को मैंने बताया 1 पेयर में होते हैं, ओवल होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर पाए जाते हैं। स्क्रोटल सैक का काम क्या होता है, थर्मोरेगुलेटर का 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ये टेस्टिस का कम रखता है। टेस्टिस स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस से ही लगा हुआ एपिडाइडमिस होता है जो स्पर्म को स्टोर करता है, साथ ही साथ उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उनको फंक्शनली मैच्योर करता है। एपिडिडाइमिस से स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंस स्पर्म्स को कहां पहुंचाते हैं, यूरेथ्रा में पहुंचाते हैं। वहां पे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड के सिक्रीशन जब स्पर्म के साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकला होता है, पेनिस से होते हुए ये शरीर के बाहर यूरिन को और स्पर्म्स को यानी सीमेन को शरीर के बाहर पहुंचाने में मदद करता है। इसको यूरेनोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ पेनिस एक मस्कुलर पॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के समय पे सीमेन ट्रांसफर में मदद करता है। तो ये पूरा का पूरा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसे समझ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, सारे आपके काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो गया। कल जब हम लोग वीडियो लेके आएंगे तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन एंड कीप स्टडिंग।